हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 16 और 17 ऑफ सितंबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी की जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं और द हिंदू और पीआईबी से करंट अफेयर के एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को कलेक्ट करके इसमें एमसीक्यूज़ पैटर्न में आपकी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि जो 4 अक्टूबर को आपको प्रीलिम्स होने वाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वहाँ पे सक्सेस हो सके और आप उसको अच्छे तरीके से 120 प्लस स्कोर वहाँ पे ला सके। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज़ है इसको अच्छे तरीके से आपको पूरा देखना है। इसके पहले भी जितने वीडियो है अच्छे से उनको देख लीजिए ताकि कोई भी एमसीक्यूज़ आपका वहाँ पे ना छूटे। ठीक है, यहाँ पे छूट जाएगा चल जाएगा, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन चल जाएगा, बट जो इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आपका वहाँ पे कोई भी करंट अफेयर ना छूटे। ओके, मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए। मार्किंग स्कीम में यही है कि 10 में से 6 आपको करेक्ट आंसर सही करना है। ठीक है, जब 10 में से 6 करेक्ट करते हैं तो आपका 60% वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ आपने इतना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, जो 60% जितना ही आपका प्रीलिम्स का टारगेट रहता है। ठीक है, और अगर 6 से कम आता है तो वीडियो को एक बार 1 घंटे के अंदर रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, और 24 आवर्स के अंदर चाहे व्यक्ति के 10 में से 10 ही क्यों मार्क्स ना आए हों उसको भी वीडियो को एक बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। चलो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्री अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है। फर्स्ट है चाइना, सेकंड उज्बेकिस्तान एंड थर्ड है इंडिया। वीडियो को पॉज करिए एंड फिर आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैप को अच्छे तैयार कर रहे हैं तो आप इसका आंसर दे देंगे। देखिए, अफगानिस्तान से जो कंट्रीज़ बॉर्डर टच करती हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले देखो, ये ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे उज्बेकिस्तान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका ये उज्बेकिस्तान, जस्ट अ मिनट, ये ठीक है, ये आपका उज्बेकिस्तान होगा जहाँ येलो कलर का डॉट हो गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो येलो कलर का साइन है, ठीक है, ये आपका इंडिया वाला पोर्शन है, पीओके वाला ये टच करता है। और इधर वाला ये जो पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे येलो कलर के मैंने मार्क्स किए हैं, ठीक है, और भी अच्छे से रेड कलर से हम देख लेते हैं। अभी आपको शायद दिख रहा हो, दिख रहा है अब यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेड कलर की डॉट्स हैं ये है आपका चाइना। तो आपका इंडिया, चाइना और तो उज्बेकिस्तान, तीनों की तीनों कंट्री ही बॉर्डर टच करती हैं। तो आपका चाइना, उज्बेकिस्तान और इंडिया तीनों कंट्री बॉर्डर टच करती। राइट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, कुछ चलिए ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी तरीके के जो आपके मैप वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू द इजराइल्स रिलेशन विथ अरब वर्ल्ड। ठीक है, तो इनमें से जो कौन सा है जो इजराइल रिलेशन विथ अरब वर्ल्ड से रिलेट करता है। फर्स्ट है अरब पीस इनिशिएटिव एंड सेकंड है अब्राहम अकॉर्ड। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए, इजराइल रिलेशन अभी रिसेंटली जो मैंने एक क्वेश्चन इसके पहले बताया था आपको और डिस्कस भी किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको पीस प्राइज़ से नॉमिनेट किया, मतलब पीस प्राइज़ के लिए इनको पीस प्राइज़ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। केवल एक डील जो इन्होंने इजराइल और जो यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इनके बीच कराई है, ताकि जो शांति वार्ता उसको अच्छे से बनाया जा सके। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है और इसमें जो दोनों दिया है कि जो अरब इजराइल रिलेशन है विद अरब वर्ल्ड के साथ, तो क्या अरब जो पीस इनिशिएटिव ये रिलेट करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो अब्राहम अकॉर्ड है ये भी आपका इजराइल और अरब वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। अरब जो पीस इनिशिएटिव है इसको प्रपोज किया गया था सऊदी अरब से 2002 में और एंडोर्स किया गया था बाय द अरब लीग इन द सेम ईयर। ठीक है, सेम ईयर उसी समय अरब लीग को भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 2 में जो अब्राहम अकॉर्ड दिया गया है इसको एग्री किया गया था इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अभी अभी जो अब्राहम अकॉर्ड किया गया, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जो डील अभी इन्होंने साइन की है इजराइल और यूएई के बीच में 2020 अगस्त 2020 में। ठीक है, जिसका एम यही है कि नॉर्मलाइज करना रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, इन दो कंट्रीज़ के बीच में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द टर्म हाइब्रिड वॉरफेयर। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में से किससे रिलेट करता है। फर्स्ट है डिसफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, सेकेंड इकोनॉमिक मैनिपुलेशन एंड थर्ड है यूज़ ऑफ प्रॉक्सीज एंड
इंसर्जेंसीज, ठीक है, कि प्रॉक्सी और इंसर्जेंसी जो भी घुसपैठ होती है उन चीज़ों का यूज़ करना। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये थर्ड स्टेटमेंट है। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है इसका सबसे पहले, ठीक है। देखिए, हाइब्रिड जो वॉरफेयर है ये एक इमर्जिंग नोशन है कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के ऊपर बात करने के लिए, जो रेफर करता है यूज़ ऑफ अनकन्वेंशनल मेथड, ठीक है, एज पार्ट ऑफ मल्टी डोमेन वॉर फाइटिंग, ठीक है, मल्टी डोमेन वॉर फाइटिंग अप्रोच वहाँ पे लेके चलना, ताकि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इसका यूज़ किया जा सके। और ये जो मेथड है इसका एम यही है कि डिसरप्ट करना, डिसेबल करना अपने ओपोनेंट को, उसके जो एक्शंस हैं, और विदाउट एंगेजिंग इन ओपन हॉस्टिलाइटी, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली वॉर ना करके उनसे केवल नॉर्मली आप इस तरीके से बात करिए कि उनकी जो मेथड्स हैं वो डिसरप्ट हो जाए, उनकी जो ओपोनेंट्स हैं उनके एक्शंस वो डिसेबल हो जाएं। आप कुछ भी करिए लेकिन डायरेक्ट ओपन हॉस्टिलिटीज़ ना करिए, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है। और जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इज़ अ एम्प्लॉइंग मल्टीपल डाइवर्स टैक्टिक्स साइमल्टेनियसली अगेंस्ट एन अपोनेंट। इसका मतलब यही है कि हाइब्रिड वॉरफेयर एक प्रकार इस तरीके से यूज करने वाली टेक्निक है जिसमें मल्टीपल और डाइवर्स टैक्टिक्स, एक मल्टीपल और डाइवर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि अपने सामने के अपोनेंट है उसको क्या किया जा सके, उसको डिसेबल किया जा सके डायरेक्ट ओपन हॉस्टिलिटी के बगैर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो आपकी तीनों टर्म्स दी हैं कि डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो ओपन वॉरफेयर के लिए, ठीक है, मतलब उसको रोकने के लिए ओपन वॉरफेयर, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन दिखा सकते हैं, और यूज़ ऑफ प्रॉक्सीज एंड इंसर्जेंसी इनका भी यूज़ कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉस्फाइन गैस, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इसमें फॉस्फाइन गैस के अकॉर्डिंग करेक्ट है? फर्स्ट है इट इज़ अ कलरलेस फ्लेमेबल गैस, ठीक है। ये कलरलेस और फ्लेमेबल गैस है कि इसका कोई कलर नहीं है, और ये ज्वलनशील गैस है, मतलब अगर आप बोलो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ये मतलब इसमें आग लग सकती है। सेकंड है इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोड्यूस गैस एंड डज नॉट ऑकर नेचुरली, कि एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती है और इसमें इसको ये नेचुरली ऑकर नहीं होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। वन बाय वन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या ये कलरलेस फ्लेमेबल गैस है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये फ्लेमेबल भी है और कलरलेस भी है। सेकंड है क्या है? आर्टिफिशियल है और जो नेचुरली ऑकर नहीं होती। देखिए आर्टिफिशियल तो है बट ये नेचुरली ऑकर होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। राइट आंसर आपका ए हो गया, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। जो फॉस्फाइन है ये कलरलेस है, फ्लेमेबल है और एक्सप्लोजिव गैस है। याद रखिए एक्सप्लोजिव गैस है एट एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। जब एक इसके हिसाब का टेम्परेचर इसको मिल जाता है तो वहाँ पे ये जल भी सकती है। और इट इज़ अ नेचुरल गैसियस कैरियर टू ऑफ फॉस्फोरस एंड इन इज अ बायो इकोनॉमिकली क्लासेस, ठीक है। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के तौर पे ये वर्क करती है। हैज़ बीन फाउंड यूबिक्विटसली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अब ये न्यूज़ में क्यों है फॉस्फाइन गैस? देखिए रिसेंटली अभी डिस्कवरी हुई है फॉस्फाइन की, कहाँ पे? वीनस, ठीक है, वीनस जो काफ़ी ज़्यादा नियर है, ठीक है, किसके? आप बोल सकते हो हमारी पृथ्वी की सिस्टर भी इसको कहा जाता है कि सिस्टर ऑफ अर्थ के किसके नाम से जाना जाता है? तो सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस को कहा जाता है अर्थ के लिए, ठीक है। और वहाँ पे अभी ये बोला गया है कि अगर इस तरीके की गैस वहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ लाइफ आउटसाइड अर्थ ये भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में है। और क्योंकि वो जो प्लैनेट है ऑन रॉकी प्लैनेट सच एज वीनस एंड अर्थ, दोनों कैसे हैं? रॉकी प्लैनेट, मतलब वहाँ पे जो पत्थर हैं, इस तरीके के जो वोल्केनोस इरप्शंस होते हैं, ऐसा भी वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे होते होंगे, तब तो वहाँ पे पत्थर की खोज हुई होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एक लाइफ है ऑन अदर अर्थ प्लैनेट, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन वीनस, ठीक है। तो वो पॉसिबल हो सकती है वहाँ पे वीनस में, तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में याद रखिएगा, ठीक है। वीनस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी इस समय। तो कुछ और चीज़ें इस तरह प्लैनेटरी सिस्टम के ऊपर देख लीजिएगा, बाकी इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द मीथेन हाइड्रेट कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, कि मीथेन हाइड्रेट किन लोकेशन में पाए जाते हैं? फर्स्ट है बेनीथ फर्माफ्रॉस्ट, सेकंड है शैलो सेडिमेंट अलोंग कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कि जो बेनीथ फर्माफ्रॉस्ट, ठीक है, काफ़ी जो ठंड वाले एरियाज होते हैं उनके नीचे पाई जाती है। एंड सेकंड शैलो सेडिमेंट, थोड़ा सा कम सेडिमेंट जहाँ पे जमा होते हैं अलोंग कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है, किनारों पे वहाँ पे पाई जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले देखिए, ये जो है आपकी जो मीथेन हाइड्रेट्स है, ये आपके बीनीथ परमाफ्रॉस्ट के अंदर भी पाई जाती है, और जो सैलो सेडिमेंट अलोंग कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो भी आपके जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन का मतलब क्या है कि जो आपका सी लेवल है, सी लेवल से बिल्कुल साइड का जो कॉन्टिनेंट, जो आपको कॉन्टिनेंट से टच करता है, ठीक है, उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाते हैं। उनके सैलो सेडिमेंट मतलब उनसे थोड़ा सा नीचे, मतलब वो जो पानी की सतह होती है उसके थोड़ा और नीचे, वहाँ पे ये सैलो सेडिमेंट्स में पाई जाती है। दोनों इसमें आपकी करेक्ट हो गई। राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। और भी चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आप इस इन्फोग्राफिक में समझ जाएंगे मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट मॉडल्स कैसे है। देखो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ड्रिलिंग रिग लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे यार ड्रिल शिप देख रहे हैं। ये जो बाउंड्री है, देखो एक सेकंड, ये वाली जो बाउंड्री जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो बाउंड्री है इसको कहा जाता है आपकी कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज, ठीक है। अब आप उसके नीचे देखिए, ठीक है, कॉन्टिनेंटल बाउंड्री के नीचे ये देखो मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट बिलो सी फ्लोर, सी फ्लोर के नीचे यहाँ पे डिपॉजिट होती है। फिर जब इसमें फॉल्ट स्टार्ट होते हैं तो फॉल्ट प्रोवाइड कंडुइट्स फॉर मीथेन सीप्स, ठीक है। तो जो फॉल्ट क्या करते हैं, ये कंडुइट करते हैं, वापस से बनाने की कोशिश करते हैं मीथेन शीप्स, वहाँ से फिर निकलना हो जाती है, वहाँ से गैस फिर ऊपर निकलने लगती है। और जो स्लो सीपेज ऑफ थर्मोजेनिक मीथेन फ्रॉम बिलो, ठीक है, काफ़ी बिलो ये नीचे पाई जाती है। अब यहाँ जगह देखते हैं हम कि बॉटम ऑफ फर्माफ्रॉस्ट, ठीक है, फर्माफ्रॉस्ट इसके काफ़ी नीचे जो ठंडी वाली सतह होती है उसके और नीचे पाया जाता है जो बायोजेनिक मीथेन जेनेटिक बाय बैक्टीरिया एक्शन इन सैलो सेडिमेंट, ठीक है। तो सैलो सेडिमेंट्स के एक्शन और कुछ बैक्टीरिया एक्शंस के कारण जो मीथेन क्या होती है और नीचे आ जाती है सतह के नीचे। इससे दोनों आंसर आपके क्या हो गए? राइट हो गए। मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट मॉडल्स की अगर बात की जाए तो डिपॉजिट मॉडल फॉर मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट एट कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड अंडर परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन और अंदर परमाफ्रॉस्ट के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैव द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। तो अभी तो क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो मतलब क्लासिकल लैंग्वेज में कौन कौन सी इंडिया है, इंडिया के अंदर ऐसी लैंग्वेज है। फर्स्ट है संस्कृत, सेकंड कन्नड़, थर्ड हिंदी, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए संस्कृत कन्नड़ ये दोनों तो क्या बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज है ही, ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हिंदी को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए भी बात चल रही है। और क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जो लैंग्वेज काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे एक कंट्री में बोली जा रही हो, उसको बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या एक काफ़ी अच्छी होना चाहिए, ठीक है। और वो जो कंट्री है वहाँ पे उस लैंग्वेज का यूज़ भी जो वहाँ की पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे भी अच्छे तरीके से किया जा रहा हो। तो ये कुछ इसके क्राइटेरिया है, कुछ आप बोल सकते हो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ज़रूरी होते हैं क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए। तो संस्कृत काफ़ी हमारी पुराने ज़माने की है, कन्नड़ भी साउथ इंडिया पे काफ़ी बोली जाती है, तो ये तो काफ़ी हो गया, ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। अब देख लेते हैं कुछ क्लासिकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंस के बारे में। 6 लैंग्वेज हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जिसमें तमिल को 2004 में दिया गया था, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया को 2014 में भी दिया गया है, ठीक है। अब रिसेंटली हमने हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया है और इस दिन को 1949 से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। और दैट इज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। कहा जाता है कि हिंदी में इसको देवनागरी लिपि में ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया है, इसलिए बात की जा रही है कि इसको भी किया मतलब इसको भी एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देना चाहिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर से एक बार न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी तो जो हमारे भूषण साहब थे उनके कारण था ये न्यूज़ में, ठीक है। अभी एक बार फिर से आया, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी हम बताएंगे कि अभी हुआ ये है कि एक साउथ इंडिया में एक एक्टर है, उसने वहाँ के कोर्ट के ऊपर अभी कुछ बात की थी कि जो कोर्ट है वो क्या कर रहे हैं, ओपन जो वर्चुअल हियरिंग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और कह रहे हैं कि जो भी वहाँ के जो नीट के बच्चे हैं, जो भी जेई के बच्चे हैं, वो आप जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। इसलिए वो ये न्यूज़ में था कि अगर आप अपने लिए इतनी सिक्योरिटी देख रहे हैं तो जो बच्चे हैं उनकी भी सिक्योरिटी आपको देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा है वहाँ के एक वकील जो वहाँ के जज हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप कोर्ट की निंदा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसी रिगार्डिंग आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कि फर्स्ट है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया, मतलब कोर्ट की निंदा करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया के अंदर। एंड सेकंड है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिराइव देयर कंटेम्प्ट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं दोनों जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर है ये डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पावर को प्राप्त करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों जो अपनी पावर मतलब पावर जो डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं, और जो स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट है ये क्रिमिनल ऑफेंस इंडिया के अंदर, ये भी दोनों मतलब दोनों स्टेटमेंट जो दी है कि स्कैंडलाइजिंग करना कोर्ट की, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये दोनों जो अपनी पावर बियर करते हैं, जो अपनी पावर को गेन करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। कुछ और चीज़ें देख लीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का जो एक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ इनटू सिविल और जो क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताए गए हैं कि सिविल कोर्ट में यही कंटेम्प्ट किया जाता है कि जो विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है, कि अगर आप विलफुल मतलब पूरे अपने विल से एक डिसओबे करते हो किसी कोर्ट के किसी ऑर्डर का, मान लो किसी कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया, कोई वर्डिक्ट दिया, अगर आप उसमें से सहमत नहीं है और फिर आप कोर्ट की निंदा करते हो उस चीज़ में, तो वो एक सिविल कंटेम्प्ट हो गया। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ये बात की जाती है कि आप स्कैंडलाइज करना मतलब कोर्ट की ही आप निंदा करना कि कोर्ट गलत काम, बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है किसी क्रिमिनल ऑफेंसेस में, ठीक है। प्रीजडिसिस करना एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग की, प्रीजडिसिस करना मतलब उसको बोलना कि जो निर्णय दिया है वो सही नहीं जुडिशियल प्रोसीडिंग के हिसाब से, ठीक है, वहाँ पे जजों ने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। इंटरफेयर करना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो जस्टिस है उसके अंदर इंटरफेयर करके आपको बोलना, तो ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये दोनों इसी आर्टिकल के तहत क्या करते हैं, जो पावर होती है यह कॉन्स्टिट्यूशन से टेक आउट मतलब टेकन करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 129 हाई कोर्ट के लिए और आर्टिकल 129 आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के लिए, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज द स्प्लैट ग्लेशियर लोकेटेड। तो स्प्लैट ग्लेशियर कहाँ लोकेट करता है? अंटार्कटिका में, अलास्का में, साइबेरिया या ग्रीनलैंड। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। ग्रीनलैंड के अंदर एक स्प्लैट ग्लेशियर है, ये वहाँ पे लोकेट करता है। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था कि रफली 80 किलोमीटर लॉन्ग और 20 किलोमीटर वाइड ये ग्लेशियर देखा गया है, और इसमें कहा जाता है कि ये फ्लोटिंग फ्रंट है एंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम के ऊपर, और कहा जाता है कि ये फ्लो ऑफ करता है लैंड इनटू द ओशियन टू बिकेम ब्यूएंट, ठीक है, कि फ्लो ऑफ मतलब एकदम से कि ये काफ़ी कहा जाता है कि ये फ्लोट करता है ओशियन के ऊपर, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और एट इट्स लीडिंग एज द ग्लेशियर splits in two with a minor offshore turning directly north. It's this offshore or tributary called Saplet Glacier that has now disintegrated, ठीक है। कहा जा रहा है ये पहले किसी रिवर के ऑफशोर से जुड़ा हुआ था, अब ये क्या हो गया किसी उस ट्रिब्यूटरी में जिसको स्प्लैट ग्लेशियर कहा जाता था, ये अब डिसइंटीग्रेट हो गया है, कि अब ये उस ट्रिब्यूटरी से अलग हो गया है, इसलिए न्यूज़ में था किस तरीके से अलग हो गया। इसकी पिक्चर भी हम देख लेते, देखो आप, अरे राइट मैंने इसकी पिक्चर लगाना शायद भूल गया, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, इसकी पिक्चर लगाना मैं भूल गया। चलो ठीक है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट में ही बात करेंगे। इस जो हमने स्प्लैट ग्लेशियर के बारे में देखा है इसके बारे में डेफिनेटली कल मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पिक्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिलहाल चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड-19। तो जो हेल्थ वर्कर है कोविड-19 से फाइट करने के लिए पीएम गरीब कल्याण पैकेज दिया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है द स्कीम कवर एक्सीडेंटल डेथ ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटी। ये स्कीम कवर करती है कि जो भी एक्सीडेंटल डेथ होती है जो कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटी, मान लीजिए आप कोई पुलिस वर्कर है, डॉक्टर हैं, कोई सोशल सर्वेंट है, ठीक है, सोशल वर्कर हैं जो आप गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, उस समय अगर आपकी कोविड-19 से मौत होती है तो वहाँ पे ये स्कीम आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी। सेकंड है द स्कीम कवर इंडिविजुअल ओनली इन द एज ग्रुप 80 to 60। ये स्कीम जो है इंडिविजुअल को ओनली कवर करती है, एज ग्रुप जो 18 से 60 के बीच का रहता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट में ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है ये कोविड-19 हेल्थ वर्कर के लिए दिया जा रहा है। लेकिन सेकंड में आप गलत है, क्यों गलत है? देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल सेक्टर, देखिए सबसे पहले दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये पूरी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका जितना भी
पैसा है ये सेंट्रल बियर करेगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें कोई एज लिमिट नहीं दी गई है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिविजुअल एनरोलमेंट ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली है इसमें कोई इंडिविजुअल एनरोलमेंट या कोई एज ग्रुप नहीं दिया गया है। इसमें जो आपको दिया जाएगा ये 50 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा और इसको अनाउंस किया गया था 13 मार्च को इस ईयर में 90 दिन के अंदर, ठीक है, पीरियड ऑफ 90 डेज एंड इट वाज एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज। पहले 90 डेज के लिए था, फिर इसको 90 दिन के लिए और बढ़ा दिया था अप टू 25 सितंबर, मतलब 25 सितंबर तक के लिए इसको लागू किया गया था। अब ये स्कीम है हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 180 डेज, इसको अब अगले 180 दिन के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, मतलब फर्स्ट में आपकी करेक्ट है। और जो आपको यहाँ 80 से 60 दिया है, इंडिविजुअल दिया, ये सब गलत है। इसमें कोई भी एज नहीं दी गई है, कोई इंडिविजुअल के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। 50 लाख तक का इसमें इंश्योरेंस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियाज़ फॉरेस्ट रिजर्व कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट, कि इंडिया के जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसमें कौन कौन से एसेट को मतलब एसेट को कंप्राइज किया जाता है। तो कौन सा है? फर्स्ट है फॉरेन करेंसी एसेट, क्या इसको रखते हैं। सेकंड गोल्ड एंड थर्ड है स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको SDR कहा जाता है। तो कौन सी इसमें करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड और स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये तीनों के तीनों हैं जिसको जब इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व को कंप्राइज किया जाता है, शामिल करते हैं हम उसको, उसके अंदर इन एसेट को रखते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट। अभी क्या हुआ है, इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व जो है इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स को FCA कहा जाता है, इसमें गोल्ड रिजर्व को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, और जो इंडिया का रिजर्व पोजीशन है विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा इसको ही बताया गया कि इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके अभी जो फॉरेन रिजर्व है इसको उनके द्वारा क्या किया गया है, रिवील किया गया है। अब जो कंट्रीज़ का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है रोज़, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है टू रीच अ लाइफ टाइम हाई ऑफ 542.013 बिलियन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अभी एक्सपेंशन देखा गया है इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है कि ये 542.013 डॉलर, इतने 013 बिलियन डॉलर, इतना अभी थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया है। और ये वीक एंडेड सितंबर 4 तक में ये बढ़ गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। Guidoti rule suggested that the country should hold external assets sufficient to ensure that they could live without access to new foreign borrowing फॉर अप टू 12 मंथ। इसका मतलब ये है कि जो गुडिटी रूल है इन्होंने सजेस्ट किया है कि कंट्री को होल्ड करना चाहिए जो एक्सटर्नल एसेट हो, जो बाहर के एसेट होते हैं उनको, ताकि जो सफिशिएंट हो और इंश्योर कर सके हम ये चीज़ कि दे कुड लिव, क्योंकि वो लिव कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं विदाउट एक्सेस टू न्यू फॉरेन बोरोइंग। कि आप विदाउट न्यू फॉरेन बोरोइंग मतलब विदाउट नई फॉरेन बोरोइंग को मत लीजिए, उसके अलावा भी 12 मंथ तक, उसके अलावा भी आप अपने अच्छे तरीके से वर्क को कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ठीक है, ताकि आपको इस तरीके के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन और जो अपडेट्स है वो अच्छे तरीके से वीडियो की मिल जाए। और जितना भी स्कोर किया हो उसको वीडियो को कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 6 से कम आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा हाफ एन आवर के बाद, और अगर 6 से अच्छा है तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक बार 24 आवर्स के बाद सभी को वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।